हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 36। इससे पहले इस कहानी के 35 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब तक आपने पढ़ा था 6 साल का था जब हमारे घर रहने आया था। तब से लेकर आज तक मेरी ही गोद में पला बड़ा है और अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अपने दिल की बात अपनी दादी को नहीं बताएगा। तो हट आगे से नील, आज मैं इसकी क्लास लेती हूँ। आज मैं इसे अपना दादी वाला रूप दिखा कर रहूंगी। दादी निहाल को बहुत ज़्यादा डांट रही थी। अब देखते हैं आगे। तो नील ने अभी फिर समझाते हुए कहा कि बस करो ना चंद्रकला, देखो तुम भी जानती हो और मैं भी कि ये हम दोनों की पहली पसंद नव्या के लिए निहाल ही था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसकी कबूतरी नव्या ही है, इसीलिए हमने कभी भी नव्या के लिए इसके सामने कोई भी जिक्र नहीं किया। मगर अब जब मेरी और आपकी दोनों की ही इच्छा पूरी हो रही है तो आप इसे अब मार क्यों रही हो? छोड़ दो ना चंद्रकला प्लीज। कह तो सही रहा है ना, इस घर का जमाई तो ये है ही, पिटता हुआ अच्छा नहीं लगता है। प्लीज चंद्रकला मान जाओ ना। तो दादी ने कहा कि नील तो हट आगे से जरा, वरना तू भी अभी मार खा जाएगा। वो इस घर का जमाई बाद में है, पहले मेरा पोता है, समझा? मेरा स्पेशल पोता जिसे मैंने रुद्र की तरह ही बड़ा किया है। ये सुनते ही अभी नील निहाल के सामने से हट गया था। तो दादी अभी निहाल की तरफ बढ़ती उससे पहले ही निहाल भागकर शुभ के पीछे चला जाता है। तो शुभ ने कहा कि यार जीजू प्लीज मेरे पीछे मत छुपो ना, मैं नहीं पड़ने वाला आपके चक्कर में, प्लीज। निहाल ने कहा कि दादी प्लीज, अच्छा नहीं लगता है ना, नव्या के सामने मारोगी तो प्लीज दादी, बाद में आपके कमरे में आ जाऊंगा, जी भर कर हाथ साफ कर लेना आप, अभी के लिए छोड़ दो। तो दादी ने कहा कि शुभ आगे से हट। शुभ ने कहा कि दादी जीजू हटने ही नहीं दे रहे हैं, कैसे हटूं मैं? तो दादी ने कहा कि शुभ अगर तू नहीं हटाना तो तू भी पिटेगा फिर। तो शुभ की अभी मौका देकर निहाल के आगे से जल्दी से हट गया। तो निहाल अब नव्या के पीछे जाकर छुप जाता है। तो दादी ने कहा कि नव्या निहाल से बोल कि आगे आएगा या फिर नहीं। लेकिन नव्या ने भी नम आंखों से कहा कि दादी प्लीज ना, प्लीज छोड़ दीजिए ना। तो दादी अभी एक थप्पड़ मार तो चुकी हैं, आप कितना मारेंगी दादी प्लीज, अच्छा नहीं लगता है ना। देखो सौम्या आंटी भी क्या सोचेंगी हमारे बारे में, क्या सोच रही होंगी वो, प्लीज दादी छोड़ दीजिए ना। तो अभी रुद्र नव्या और निहाल को देख रहा था जो अभी दादी के सामने खड़े थे। तो रुद्र ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि आई विश दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्रोटेक्ट करें। तभी दादी जी ने भी सोफे पर खड़े होकर कहा कि चंद्रकला चंद्रकला बस करो, इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लो। तो दादाजी ने भी फिर नील की तरफ देखकर कहा कि और हाँ, इस घटिया पंडित से मत निकलवा देना, हम अपनी पोती की शादी इस नालायक से धूमधाम से करना चाहते हैं, इसीलिए अच्छे पंडित से ही निकलवाना। तो रुद्र भी अभी अपने सीट से खड़ा होकर दादा की तरफ हाथ बांधकर बोला कि शादी तो ये दोनों कर चुके हैं ना। ये सब सुनकर अभी सबकी आंखें चौंक गई थी, क्या इन दोनों ने चुपचाप से शादी कर ली? तो दादाजी ने भी हैरानी से पूछा। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो दादी ने फिर थोड़ा और गुस्से में कहा कि अब तो निहाल मुझसे पक्का पिटेगा, अब तो मैं इसे किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। तो रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा कि दादी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, निहाल को शादी करनी पड़ी थी, वरना आपको बिना बताए वो ऐसा कुछ नहीं करता है। तो नील ने कहा कि दादा दादी अब वो ना सब कुछ छोड़ो, तो शादी ये दोनों अब कर ही चुके हैं, अब इन दोनों का रिसेप्शन पार्टी कर देती है ताकि सबको पता चल जाए कि हमने नव्या की शादी निहाल राजपूत से कर दी है। तो रुद्र ने कहा कि रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी। सब अभी रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। नव्या और निहाल का दिल अब जोरों से धड़क रहा था और सोच रहे थे कि अब रुद्र क्या करने वाला है। तो निहाल ने मन ही मन खुद से कहा कि पता नहीं उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है, कभी कभी इसे डिसीजन से बहुत ज़्यादा डर लगता है इसके। तो दादी ने भी पूछा क्यों नहीं होगी, अब जब शादी कर ही ली है तो नव्या अपने घर जाएगी तो निहाल के साथ अपना घर बसाएगी। तो नव्या और निहाल अभी दोनों ने ही दादी की बात सुनकर एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रहे हो कि हाँ दादी सही कह रही हो आप, हम दोनों अब अपने घर चले जाना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं। तो रुद्र ने कहा कि दादी जब तक अवनी कनाडा से नहीं आएगी तब तक ये रिसेप्शन नहीं होगा, आखिर निहाल के पेरेंट्स का भी तो रिसेप्शन पार्टी में होना ज़रूरी है ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कौन है और किससे निहाल ने शादी कर ली है। तो दादा और
दादी अभी दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। दादाजी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है रुद्र, जब तक निहाल के पेरेंट्स इंडिया नहीं आते तब तक रिसेप्शन पार्टी करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दादी ने कहा कि हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं निहाल के पेरेंट्स से फ़ोन पर ही बात करती हूँ। सीमा, सुधीर, अवनी भी यहाँ पर होंगे तभी पार्टी करेंगे। तो निहाल ने कहा कि दादी, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम रिसेप्शन पार्टी किट्टू के बर्थडे पर ही रख लेते हैं, 2 पैसे भी बच जाएंगे, एक पार्टी में 2 काम हो जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा ना। तो नील ने हंसते हुए कहा कि वाह वाह मेरे उतावले आशिक, पर हम 2 पैसे नहीं बचाने वाले, हम दोनों पार्टी अलग अलग ही करेंगे। परसों किट्टू की बर्थडे पार्टी है और उसके बाद रिसेप्शन पार्टी। तो फाइनली अभी डिसाइड हो गया था कि नव्या और निहाल की रिसेप्शन पार्टी तब तक नहीं होगी जब तक निहाल के पेरेंट्स इंडिया नहीं आ जाते। और ये सब अभी रुद्र ने जानबूझकर ही किया था ताकि अवनी कनाडा से जल्दी वापस आ जाए। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रताप इंडस्ट्री में इधर क्या होता है। तो नील रुद्र अभी कैबिन में बैठे हुए थे, किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि तभी शुभ भागता हुआ ऑफिस में आया। तो शुभ ने अभी हड़बड़ाहट में कैबिन का गेट खोला। तो नील ने उसे मुस्कुरा कर कहा कि क्या हुआ छोटे शेर, इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। शुभ अभी फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक भागता हुआ आया था, इसीलिए उसने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया और उसे जल्दी जल्दी से पीने लगा। नील ने अभी फिर से कहा कि क्या हुआ छोटे शेर, कहा तो है रुद्र ने तुझे महीने के एंड तक ऑफिस में जॉब दे देंगे, तो फिर क्यों भाग रहा है। तो शुभ अभी भी काफी ज्यादा हाँफ रहा था, फिर चेयर पर बैठा और रुद्र नील को देखकर बोला कि जितने भी नई मशीनें आई हैं वो सारी खराब है। ये सुनते ही अभी रुद्र और नील की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी। तो रुद्र ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, अभी उन्हें खरीदी हुई 4 महीने भी नहीं हुए और तुम कह रहे हो कि वो सारी मशीनें खराब हो गई हैं। तो शुभ ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और किसने किया, बट मैं इतने दिनों से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि वो सारी की सारी मशीनें पुरानी हैं और उन्हें रिपेयर करके नया बनाकर हमें बेच दिया गया था। यह सुनते ही अभी रुद्र का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था और वो अपनी चेयर से उठकर कैबिन के चक्कर लगाने लगता है। इस वक्त रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत देकर उन मशीनों को खरीदा था। तो नील ने अभी शुभ से पूछा कि क्या उन मशीनों के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते क्या। तो शुभ ने कहा कि हमें जो रेना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट मिला है ना भैया, जिसे सबसे पहले कंप्लीट करना है, बस वही प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उन मशीनों के साथ एक ही प्रोजेक्ट हो भी सकता है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। तो उन मशीनों में जो मेन मशीन के वो ख़राब हो चुकी है, मैंने और हमारे सारे इंजीनियर्स ने अच्छे से उन्हें देख लिया है, वो मशीन किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं। करीब 40 साल पुरानी बनी हुई मशीनें हैं ये, आजकल के इंजीनियर से वो ठीक से चल भी नहीं रही हैं। रुद्र ने अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा कि अगर हम रैना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें तो काफ़ी हद तक मशीनों की कीमत की भरपाई भी कर सकते हैं। तो शुभ बोलता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि मशीनें ठीक कैसे होंगी और कैसे हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले इस मशीन को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक और बुरी खबर है, आज ही इस मशीन को ठीक करना ज़रूरी है ताकि कल सुबह तक हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। हम ऑलरेडी 3 महीने से प्रोजेक्ट के लिए लेट हो रहे हैं, एक और दिन लेट हुआ ना तो टाइम पर प्रोजेक्ट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा और अगर प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो बात हमारे गुडविल पर आ जाएगी। भैया जो भी डिसीजन लेना बस सोच समझ कर ही लेना, कुछ भी करके हमें कल ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो नील ने कहा कि हम नई मशीन खरीद सकते हैं क्या। तो शुभ ने अभी नील का मजाक बनाते हुए कहा कि ढोकला नहीं है जो हमें किसी भी दुकान पर मिल जाएगा और हम खरीद कर खा लेंगे, मशीन है मशीन, ऑर्डर देकर बनवानी पड़ती है भैया, आपको तो इतना भी नहीं पता। अब ऑर्डर देंगे तो कम से कम 4 से 5 महीने में ये तैयार होकर आ पाएगी। तो नील ने भी अपना माथा सिकोड़ते हुए कहा कि वैसे ढोकला भी हर दुकान पर नहीं मिलता है, समझा तू। तो शुभ ने कहा कि वेरी फनी, पर मुझे हंसी नहीं आई भैया। तो रुद्र ने अभी कैबिन के चक्कर काटना शुरू कर दिया था, शायद उसके दिमाग में अभी कुछ और चल रहा था। तो नील ने कहा कि शुभ तू तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ू है ना, तू ही अपना दिमाग लगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो शुभ ने कहा कि भैया मैं अपने सारे जुगाड़ अपना कर देख चुका हूँ मगर कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह से शाम के 4 बज गए हैं, फैक्ट्री में ही गधे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन
मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मशीन कैसे ठीक होगी। तो रुद्र ने अभी कैबिन में चक्कर लगा रहा था, शायद वो अभी कुछ स्पेशल सोच रहा था। तभी उसने शुभ से कहा कि शुभ, मैं तुम्हें एक आदमी का नंबर दूं और एड्रेस देता हूं। उस आदमी से कहना कि दिग्विजय सिंह के पोते ने आपको जल्द ही बुलाया है, तो उनका नाम अभी बजरंग है। जाकर थोड़ी तमीज से बात करना, थोड़े बुजुर्ग होंगे, सुनाई भी थोड़ा कम ही देता है। शुभ, तुम संभाल लोगे ना? लेकर आओगे ना उन्हें, बजरंग जी को? तो शुभ ने हाँ में अपनी गर्दन मटका दी। तो लेकिन आप सब जानते हैं कि शुभ कैसा है, भगवान ही जाने कैसे लेकर आएगा वो बजरंग जी को। तो रुद्र ने अभी शुभ के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और शुभ ने उसे रीड करके कहा कि भैया बाइक पर चला जाऊं क्या? तो नील ने कहा कि बाइक पर बुजुर्ग को आदमी को कैसे लेकर आओगे तुम? बुजुर्ग आदमी है, कहीं गिर विर गए तो हड्डी पसली टूट जाएंगी, उस उम्र में उनकी हड्डी जुड़ेंगी भी नहीं। तो शुभ ने अभी नील को मैप दिखाकर कहा कि ये देखिए 1 घंटे का रेन है, और हाँ, इस रास्ते पर रश कितना ज़्यादा है, अगर गाड़ी से जाऊंगा तो 4 घंटे में बुढ़े को लेकर आ पाऊंगा। तो रुद्र ने कहा, अभी बोला है मैंने कि तमीज से बात करना, और तू उन्हें अभी से ही बुढ़ा बोल रहा है। तू जैसा जाना चाहता है ना, चला जा, लेकिन 6 बजे तक बजरंग जी को फैक्ट्री में लेकर आ जाना। तो शुभ अभी कैबिन से निकला और फिर निहाल कैबिन में एंटर हुआ। तो निहाल ने भी शुभ को देखकर कहा कि तू कहाँ चल दिया? शुभ ने अभी बिना पलटे ही कहा कि जाने वाले को टोकते नहीं है, वरना तुम्हारी कबूतरी को हम प्रताप हाउस से उड़ाएंगे नहीं, इतना जान लियो। अगर वो प्रताप हाउस से उड़ेगी नहीं तो निहाल के विला में जाएगी कैसी? इतनी बात तो तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए। तो शुभ ने भी जानबूझकर थोड़े से दांत दिखाए और फिर वहां से चला गया। तो रुद्र अभी भी कुछ सोच रहा था। रुद्र अभी टेबल के पास गया और पेपर वेट घुमाने लगा। तो रुद्र ने कहा कि धनराज अंकल कहाँ पर है? तो नील ने कहा कि वो तो अपनी वाइफ के साथ रामेश्वर गए हैं ना। निहाल ने कहा कि बुढ़ापा आया नहीं कि तीर्थ यात्रा पे निकल गए, अभी तो कितनी ही आंटियों का ऐसे ही पटा ले। तो रुद्र के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था, वो बार बार अभी नील को देख रहा था। तो नील ने कहा कि मुझे देखने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, या तुझे मुझ में किट्टू दिखाई दे रही है जो बार बार मुझे ऐसे घूरे जा रहा है? तो रुद्र को अभी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया था। उसने नील के कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया था। और थोड़ी देर के बाद अभी रुद्र अपना फोन निकालता है और उसमें कुछ ढूंढ कर बोलता है कि नील, तू धर्मचंद्र जी को लेकर आ। तो निहाल ने कहा कि आज धर्मचंद्र अंकल की जरूरत क्यों पड़ गई तुझे? वो तो काफी ज्यादा बुजुर्ग आदमी है यार। तो नील ने अभी निहाल को सब कुछ बता दिया था। तो रुद्र ने कहा कि नील, तुम जल्दी से जाओ और धर्मचंद्र जी को लेकर आओ, अभी के अभी हो ना हो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन इन्हीं के पास होगा। अभी पुरानी मशीनें हैं, वो मशीनों को देखकर बता देंगे कि कैसे ठीक हो सकती हैं। तो नील अभी अपनी चेयर से उठा और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी रुद्र ने उसे रोक कर कहा कि नील, धर्मचंद्र जी आसानी से नहीं आएंगे। तो नील ने हैरानी से अभी रुद्र को देखा, जैसे कह रहा हो कि क्यों नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो तुम मुझे वहां पर भेज क्यों रहे हो? तो रुद्र ने कहा कि मेरी बात समझने की कोशिश करो नील। नील, तुम्हें शायद धनराज अंकल ने बताया नहीं है कि, लेकिन हाँ, एक टाइम में दादू, बजरंग अंकल और धर्म अंकल साथ में काम किया करते थे, लेकिन दादू के गुस्से की वजह से धर्म अंकल ने उनके साथ सारे काम करना छोड़ दिया था। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था हमारे दादू पर। पिछले 30 सालों में दादू की और धर्मचंद्र जी की कोई भी बात नहीं हुई है। वो दोनों अगर किसी पार्टी में भी मिलते हैं ना तो बात नहीं करते हैं, दोनों अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं। लेकिन धर्मचंद्र अंकल पापा को बहुत पसंद करते थे, उन्हीं की वजह से वो थोड़ा बहुत अभी हमारे टच में है। पापा से बात करते थे और उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव भी करते थे। तुम पापा जैसे दिखते हो, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को? तो नील ने कहा कि हाँ हाँ समझ गया, तूने मुझे टास्क दिया है और मुझे वो किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना है। अगर नहीं करूँगा तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी शकल पापा से मिलती है और मुझे अपनी शकल का फ़ायदा उठाकर धर्मचंद्र जी अंकल को यहाँ पर लेकर आना है ना? तो नील ने भी अभी रुद्र से वो एड्रेस लिया और सीधा ऑफिस से निकल गया। रुद्र ने अभी निहाल की तरफ देखकर कहा कि तू दादाजी को ऑफिस में लेकर आ, मैं अभी के अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, तू जल्दी से बस दादाजी को लेकर यहाँ पर आ जाना। तो निहाल भी अभी प्रताप हाउस के लिए निकल गया और रुद्र फैक्ट्री में चला गया। निहाल प्रताप हाउस आ गया था। निहाल ने अभी अंदर जाकर देखा तो घर
घर में भी कोई भी नहीं था, बस नव्या किचन में कुछ काम कर रही थी। तो नव्या को देखकर अभी निहाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी और उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। तो निहाल अभी धीरे कदमों से नव्या के पास गया। तो नव्या भी बेसुध होकर किचन में कुकिंग कर रही थी। तो निहाल ने भी नव्या को पीछे से जोर से पकड़ लिया। तो पीछे से पकड़ने पर अभी नव्या एकदम से डर गई थी और उसने पलट कर देखा तो वहां पर निहाल था, जो उसे अपनी बाहों में भरा था। तो नव्या ने कहा कि निहाल जी, आप ये क्या कर रहे हो? दादू दादी अपने कमरे में है। निहाल ने कहा कि क्या कर रहा हूँ? मतलब अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, और क्या? अब तो दादा दादी को पता चल गया है ना कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझी तुम? तो नव्या ने भी निहाल की बाहों में कसमसाते हुए कहा कि क्या रहे हैं आप निहाल जी, छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई देख लेगा। तो दादा दादी देख लेंगे तो अभी क्या सोचेंगे बताइए? सोचेंगे हम कितने ज़्यादा बेशर्म है, छोड़िए मुझे। तो निहाल ने अभी भी नव्या को नहीं छोड़ा था। निहाल ने कहा कि जो सोचेंगे उन्हें सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुम ये बताओ कि हम अपनी सुहाग रात कब मनाएंगे? ये सुनते ही अभी नव्या को अपना सलाइवा कटकने लगती है। तो नव्या ने अभी कहा कि निहाल जी, आपको नहीं लगता कि आप दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं? क्या आप छोड़ेंगे आप ये सारी हरकतें? अभी छोड़िए मुझे, नहीं तो कोई आ जाएगा। तो निहाल ने अभी भी नव्या को नहीं छोड़ा था। निहाल ने नव्या को कहा कि मुझे वो सब कुछ नहीं पता है, मुझे तो बस तुम ये बताओ कि हमारी सुहाग रात कब होगी? तो नव्या ने कहा कि जब हमारा रिसेप्शन हो जाएगा तब तब जब आपको सारे हक मिल जाएंगे, जब मैं आपके घर आऊंगी तब होगी, अब छोड़ो मुझे। तो नव्या की इस बात पर अभी निहाल को थोड़ा सा गुस्सा फिर से आ गया था और उसने नव्या को और कस के पकड़कर किचन की दीवार से लगा दिया। तो निहाल ने भी अपने होंठ नव्या की गर्दन पर रख दिए और निहाल नव्या की गर्दन पर किस करने लगा। तो नव्या अभी निहाल को महसूस नहीं कर रही थी, वो बस काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं उसे कोई किचन में देख ना ले, और कोई अगर आ गया तो क्या सोचेगा उन दोनों के बारे में। किसी ने अभी उन्हें इस हालत में देख लिया तो क्या हो जाएगा। तो नव्या ने भी निहाल को रोकते हुए कहा कि निहाल जी प्लीज़ बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ दूर हो जाइए ना प्लीज़। तो निहाल ने भी नव्या के गर्दन से अपने होंठ हटा लिए और उसके गाल पर रख दिए। तो निहाल ने अभी अपने होंठ नव्या के गाल पर रब करते हुए कहा कि तो ठीक है, तो बताओ कब होगी हमारी सुहागरात, कब मैं तुम्हें अपनी पूरी तरह से अपना बना लूँगा। तो नव्या भी मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है प्लीज़, मैंने पहले ही बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब तो हमारे रिश्ते पर रुद्र और दादा दादी की मोहर भी लग गई है। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अब खुद को रोकना चाहिए और मुझे भी रोकना चाहिए, प्लीज़ नव्या अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नव्या ने कहा कि निहाल जी प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं, वक्त से पहले नहीं, प्लीज़ दूर हो जाइए ना, कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। लेकिन निहाल तो अभी पूरे मूड में आ चुका था, उसने अपने होंठ नव्या के क्लेविस पर रख दिए और उसे शक करने लगा। तो नव्या भी अब खुद को जैसे तैसे करके संभाल रही थी। करीब 2 मिनट तक नव्या के क्लीविस पर किस करने के बाद निहाल ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो मैं ही बताता हूँ। किट्टू की बर्थडे पार्टी के बाद मैं तुम्हें अपने विला लेकर आऊँगा, प्लीज़ मना मत करना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, किसी भी कीमत पर बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो निहाल की ऐसी बातें सुनकर अभी नव्या की हालत तो खराब हो रही थी। तो नव्या ने अभी थोड़ी सी हिम्मत करके निहाल को धक्का देते हुए कहा कि निहाल जी पहले आप ये बताइए कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? तो निहाल को अब ध्यान आया कि वो प्रताप हाउस क्यों आया था। तो निहाल ने भी जल्दी से कहा, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया, मैं तो दादू को लेने आया था ना, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है नव्या। इतना कहकर निहाल जल्दी से वहां से जाने लगा, लेकिन नव्या ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। तो निहाल ने भी हैरानी से नव्या को देखा। निहाल ने भी थोड़ा शरारती अंदाज में कहा कि क्या बात है, अभी तो तुम मुझे भगाने पर तुली हुई थी और अब खुद ही मुझे रोक रही हो, ऐसा क्या दिख गया तुम्हें मुझ में? लगता है तुम्हारा भी मूड बन ही गया है, कहो तो ना जाऊं प्लीज, तो किचन में ही तुम्हारे साथ रोमांस कर लूं। तो नव्या के चेहरे पर अभी एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। नव्या ने धीरे कदमों से अभी निहाल के पास गई और उसने अपने दोनों हाथों से निहाल का चेहरा पकड़ा और अपनी एड़ियां उठाई और निहाल के माथे पर छोटी सी किस कर दिया। तो नव्या के ऐसे करने से अभी निहाल के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। तो निहाल ने भी अभी रिटर्न में नव्या के माथे को चूम लिया था। तो निहाल ने भी फिर से कहा कि कबूतरी, इतना प्यार करोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो नव्या ने अपना सिर निहाल के सीने पर रखा और फिर नव्या
नव्या, निहाल दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। तो नव्या ने कहा कि निहाल जी, साथ होना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। बेशक हम अभी तक करीब नहीं आए हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे के हो गए हैं। अब तो मैं 7 जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। कमर कस लीजिए अपनी, मुझे झेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं आपका। तो निहाल ने भी अभी नव्या को अपनी बाहों में कसते हुए कहा कि आसान काम निहाल को तो पसंद ही नहीं आता है। थोड़ी देर दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाकर खड़े रहते हैं और फिर निहाल ने कहा कि नव्या, मुझे अब दादाजी को ऑफिस लेकर जाना है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो मैं जाऊँ क्या? तो नव्या ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर हुए। तो निहाल ने भी फिर से नव्या के माथे पर किस किया। निहाल वहाँ से चला गया और नव्या भी फिर से किचन में आ गई और अपनी कुकिंग में बिजी हो गई। तो निहाल अभी सीधा दादा दादी के कमरे में गया था। तो निहाल अभी गेट पर ही खड़ा होकर दादी जी को देखकर बोलता है कि दादाजी, ऑफिस चलना है, फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो चलिए ना प्लीज, रुद्र ने आपको वहाँ पर अर्जेंट बुलाया है। अभी दादी ने कहा कि क्यों, तू वहीं पर खड़ा रहेगा क्या, कमरे के अंदर क्यों नहीं आता, जल्दी से कमरे के अंदर आ जा। तो निहाल ने भी कहा कि कमरे के अंदर क्यों आऊँ मैं कमरे के अंदर, ताकि आप मुझे मार सको, है ना, पीटने के लिए आ जाऊँ मैं आपके कमरे में, मैं नहीं आने वाला। तो दादाजी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। तो दादाजी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि हुआ क्या है निहाल, कुछ बता तो सही, आखिर अचानक से मुझे ऑफिस क्यों लेकर जाना चाहता है, तो रुद्र ने क्यों बुलाया है? तो निहाल ने कहा कि जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तो दादाजी को बता दिया है। तो दादाजी के चेहरे पर अभी थोड़े से इम्प्रेशन चेंज होकर टेंशन में बदल गए थे। तो दादाजी ने कहा कि रुद्र को क्या लगता है कि इस उम्र में मैं काम कर पाऊंगा क्या? तो निहाल ने कहा कि काम मत कीजिएगा आप, काम में मैं कर लूंगा, बस आप बता देना कि मशीन ठीक कैसे होगी, मैं कर लूंगा ठीक। तो दादी ने भी अभी निहाल को ताना मारते हुए कहा कि हाँ, अपना रिश्ता तो तुझसे ठीक नहीं होता है, और हाँ, इतनी भारी भारी मशीनें तू खुद ठीक कर लेगा, है ना, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हॉलीवुड फिल्में देखता है तू, पेंचकस तो इसे पकड़ना आता नहीं है सही से और मशीनें ठीक करेगा, पागल कहीं का। तो निहाल भी कहाँ कम था। तो निहाल ने भी दादी को जवाब देते हुए बाहर से ही कहा कि दादी दादी, ये नाटक वाटक तो कम देखा करो आप, ये सास बहू के सीरियल देख देख कर ना आप ताने मारना सीख गई हो। तो दादाजी अब तैयार होने लगे थे और फिर निहाल अभी भी गेट पर ही खड़ा हुआ था। तो दादी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि आ जा जमाई सा, नहीं तो मारूंगी, बैठ जाके। जमाई सा पर हाथ उठाते हुए, अच्छी नहीं लगती हूँ मैं, इसीलिए नहीं मारूंगी तुझे, चल अंदर आ जा। तो दादी की बात सुनकर निहाल को काफी हंसी आ गई थी। तो निहाल ने कहा कि दादी, मैं पिटाई वाले मामले पर आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, पता नहीं कब आपका हाथ घूम जाए। आपको याद है ना, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब आपने मुझे कैसे कहा था कि आजा निहाल आजा, मैं नहीं मारूंगी, आजा निहाल, तू मेरा बेटा है, बिल्कुल नहीं मारूंगी तुझे। और जैसे ही मैं आपके पास आया था तो आपने मेरी गुद्दी लाल कर दी थी, सिर के पीछे वाला हिस्सा तो लाल कर दी थी ना आपने, याद है? तो दादी जी जब तक अभी तैयार हो चुके थे तो दादाजी ने कहा कि अच्छा बहुत हुआ तुम दोनों का, जब देखो बस कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। चंद्रकला, तुम तो कम से कम सोचा करो कि अब ये हमारे घर का जमाई हो गया है, ऐसे मत लड़ा करो। तो निहाल ने भी दादाजी की बात बीच में ही काट कर कहा कि हाँ दादाजी, समझाइए ना, ये तो मुझे अभी भी वो छोटा सा निहाल ही समझती है, जब देखो तब मुझे थप्पड़ मार देती है। चंद्रकला ने कहा कि अब चुपचाप से दोनों यहाँ से चले जाओ, समझे, ऐसा ना हो कि तेरे साथ अब साथ आज मैं तेरे दादाजी की भी खबर ले लूं, समझा, लेकर जा अपने दादाजी को। तभी दिग्विजय सिंह ने एक बार चंद्रकला को गुस्से में देखा, जैसे कह रहे हो कि क्या बोल रही हो, बच्चों के सामने कम से कम शर्म तो कर लिया करो। तो निहाल को भी काफी हंसी आ गई थी और उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा कि दादाजी, ये वाला रोमांस कल कर लेना, अपनी चांद को कल निहार लेना प्लीज, अभी तो चलो ना यहाँ से। इधर दूसरी तरफ शुभ एक बड़ी सी घर के बाहर खड़ा हुआ था। शुभ ने खुद से कहा कि शुभ, सोच क्या रहा है तू, आज तो तेरा संजीवनी बूटी को ऑफिस लेकर ही चलना पड़ेगा। तो शुभ ने अभी दोनों हाथ जोड़े और उस घर को देखकर कहा कि जय श्री राम जी। शुभ अभी घर के अंदर चला गया। घर को देखकर लग रहा था कि वो एक संपन्न घर है। वो घर बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा सा था। बहुत बड़ा सा आंगन पार करके शुभ ने अभी घर के अंदर जाकर देखा तो एक बड़ा सा हॉल था। तभी एक बुजुर्ग औरत
शुभ के सामने आई और उसने पूछा कि बेटा क्या चाहिए, कौन हो तुम, किससे मिलना है तुम्हें। तो शुभ ने कहा कि माता जी, बजरंग दादाजी से मिलना था हमें। उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि अच्छा, कौन हो तुम, क्यों मिलना है उन्हें से आपको। तो शुभ बोला कि मैं दिग्विजय सिंह का पोता हूँ, शुभ प्रताप सिंह। आप प्लीज मुझे बजरंग दादू से मिलवा देंगी क्या। उस बुजुर्ग औरत ने अभी शुभ को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि बेटा तुम वहां पर बैठो, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। तो शुभ अभी सोफे पर जाकर बैठ गया और करीब 5 मिनट के बाद एक बुजुर्ग आदमी हॉल में आया। उस आदमी की उम्र करीब 75 से 80 के बीच में ही होगी। शुभ ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि ये मशीन ठीक करेंगे क्या, इनकी तो खुद की मशीन मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो ये हमारी मशीनें कैसे ठीक करेंगे, इनकी बॉडी तो खुद अभी रिपेयर मांग रही है। तो बजरंग जी ने आकर अभी शुभ से पूछा कि कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो शुभ ने कहा कि दादाजी, मैं दिग्विजय सिंह का पोता हूँ, शुभ प्रताप सिंह। आपको दिग्विजय सिंह के पोते ने बुलाया है, रुद्र प्रताप सिंह ने। आप मेरे साथ चलिए, आपका बहुत अर्जेंट काम है वहाँ पर। तो बजरंग जी ने कहा कि अगर तुम्हें सोना है तो वो सामने वाला कमरा खाली है, वहाँ जाकर सो जाओ। तो शुभ ने कहा कि सोता नहीं हूँ मैं, पोता पोता हूँ मैं दिग्विजय सिंह का। तो आपको दिग्विजय सिंह के पोते ने बुलाया है, रुद्र प्रताप सिंह ने, आप मेरे साथ चलिए। तो बजरंग जी ने कहा कि लेकिन तुम ही तो दिग्विजय सिंह के पोते हो, तो मैं कहीं और क्यों चलूं, तुम यही बता दो मुझे कि तुम्हें क्या काम है मुझसे। अब चला फिरा नहीं जाता मुझे, कहीं भी जा नहीं पाऊंगा मैं। तो शुभ को याद आया कि रुद्र ने कहा था कि बजरंग जी को कम सुनाई देता है। तो शुभ ने अभी थोड़ा तेज आवाज में कहा कि आपको रुद्र प्रताप सिंह ने बुलाया है, दिग्विजय सिंह के पोते ने। तो बजरंग जी ने कहा कि हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम कौन हो। तो शुभ ने कहा कि मैं भी दिग्विजय सिंह का पोता ही हूँ। तो फिर रुद्र प्रताप सिंह कौन है, बजरंग जी ने हैरानी से पूछा। तो शुभ ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि दादू, वो भी दिग्विजय सिंह का ही पोता है। बजरंग जी ने कहा कि तो फिर तुम कौन हो। अब तो शुभ ने अपना सिर पकड़ लिया था। शुभ ने अभी धीरे से कहा कि यार, ये दादू तो मेरे साथ रीजनिंग खेलने लगे। तो शुभ ने अभी फिर से थोड़ी तेज आवाज में कहा कि दादू, आपको दिग्विजय सिंह जी ने बुलाया है। बजरंग जी ने अपने कान में उंगली डालकर उसे हिलाते हुए कहा कि अब ये दिग्विजय सिंह को कौन है। शुभ का मन हुआ कि वो अभी अपने बाल नोच ले, और आज तक शुभ सब को इरिटेट करता आया था, लेकिन ये पहली बार था कि शुभ को अभी किसी ने इरिटेट कर दिया था। शुभ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, वो वहां से जाना चाहता था। तभी शुभ ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला कि दादू, दिग्विजय सिंह जिनके साथ आपने काम किया था 40 साल पहले। तो बजरंग जी ने कहा कि क्या सुनाई नहीं दिया मुझे। तो शुभ ने अभी अपना माथा पीट कर मन ही मन खुद से कहा कि यार, ये बड़े भाई हमेशा छोटे भाइयों की बैंड क्यों बजाते हैं, मेरे अलावा किसी और को भी तो भेज सकते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं, मेरा ही टेस्ट लेना था इन्हें। तो शुभ ने अभी फिर से खुद को कंट्रोल करके कहा कि जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, सफ़ेद सी दाढ़ी है, जो सबकी आंखें दिखाकर डराते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं और मारने के लिए हंटर उठा लेते हैं, उनकी बात ना मानो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो बजरंग जी को अभी कम सुनाई देता था, इसीलिए उन्होंने शुभ की आधी बातें सुनी थी। बजरंग जी ने कहा कि ये सारे गुण तो मेरी पत्नी में ही है, वो मुझे आंखें दिखाती रहती है और उसकी बात ना मानो तो गुस्सा करती है, तो मैं अपनी पत्नी से क्यों मिलूं मैं उससे, बोलो तुम, वो तो यहीं पर मेरे साथ ही रहती है। अब तो शुभ का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। शुभ ने अपने बाल नोचते हुए खुद से कहा कि कोई बचा लो मुझे प्लीज, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा यार, ये रुद्र भैया ने कहां से फंसा दिया मुझे। दूसरी तरफ इधर नील धर्मचंद जी के घर में बैठा हुआ था। नील पिछले 15 मिनट से धर्मचंद जी का इंतजार कर रहा था। तभी शुभ का मैसेज नील के पास आया। तो नील ने भी मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था, रुद्र भैया ने मुझे कहां पर फंसा दिया है यार, बजरंग दादू को कम सुनाई देता है, जिनकी वजह से वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, जब मेरी बात ही नहीं समझेंगे तो मैं उन्हें लेकर कैसे आऊँगा। मेरा दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मैं क्या करूँ यार। तो जल्दी से मुझे अब कोई भी आइडिया दे दीजिए, वरना मेरा सर फट जाएगा। तो शुभ का मैसेज पढ़कर अभी नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो नील ने भी खुद से ही कहा कि क्या बात है, आज समुंदर को भी एक बाल्टी पानी चाहिए, वाओ कितना मज़ा आ रहा है।
तो नील ने अपने मोबाइल में कुछ टाइप किया और शुभ को सेंड कर दिया। तो धर्मचंद्र जी भी आकर नील के सामने अब बैठ गए थे। तो धर्मचंद्र जी का अपना बिजनेस था और वो भी राजस्थान के एक अमीर पर्सनैलिटी में गिने जाते थे। तो धर्मचंद्र जी ने भी नील को देखकर मुस्कुरा कर कहा कि संजय, इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें मेरी। तुम तो मिलने ही नहीं आते थे, अब तुम्हें अपने धर्म अंकल की याद नहीं आती क्या? तो धर्मचंद जी की उम्र भी अभी 70 से 80 साल के बीच में ही थी। वो शायद भूल गए थे कि संजय अभी इस दुनिया में नहीं है। तो नील अभी बिल्कुल संजय जैसे ही दिखता था। धर्मचंद्र जी ने चश्मा लगाते हुए कहा कि इसीलिए उन्हें थोड़ा सा कम दिखाई भी देता था। उन्होंने नील को ही संजय समझ लिया था। तो नील को तभी शुभ की बात याद आ गई थी। तो नील ने अभी मन ही मन कहा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं संजय नहीं हूँ और उन्होंने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया तो हमारी मशीन कभी भी ठीक नहीं होगी, इसीलिए मैं उनको बताऊंगा नहीं। तभी नील ने थोड़ा सा बातों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए कहा कि अंकल जी, वो आपकी ना एक हेल्प चाहिए थी। तो धर्मचंद्र जी ने अपना चश्मा अपनी आंखों से निकाला और अपने रुमाल से साफ करते हुए कहा कि हाँ हाँ, तो बताओ ना क्या हेल्प चाहिए तुम्हें बेटा। तो नील बोलता है कि वो हमारी मशीनें ख़राब हो गई हैं अंकल, आजकल के इंजीनियर से वो ठीक से चल नहीं रही है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वो मशीन आप ही ठीक कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं मशीन को ठीक करने में। तो धर्मचंद जी तो अभी नील की बातों में आराम से आ गए थे, क्योंकि नील की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। नील को कोई भी मना नहीं कर सकता था और धर्मचंद जी तो पहले ही संजय को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा संजय, चलो चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मशीनों को चेक करता हूँ। तो धर्मचंद जी और नील अभी दोनों ही घर से निकलकर गाड़ी में बैठ गए थे। इधर दूसरी तरफ शुभ अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था और बजरंग जी टीवी देखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तो टीवी में अभी आदि पुरुष मूवी ट्रेलर चल रहा था। उसका एक डायलॉग, बजरंग जी अपनी शक्ति पहचानो और तुम कर सकते हो और वो कोई नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। ये डायलॉग सुनकर बजरंग जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तभी शुभ का फोन वाइब्रेट हुआ, जिस पर अभी नील का मैसेज आया था। छोटे शहर, उन्हें सुनाई कम देता है, दिखाई तो देता है ना, तो अपनी बात लिखकर तो तुम दे सकते हो, वो पढ़ लेंगे। तो शुभ ने अभी पास में ही पड़ा हुआ एक नोट पैड उठाया और एक पेन लेकर उसमें सारी बातें लिख दी। तो शुभ ने अभी नोट पैड बजरंग जी को देते हुए कहा कि दादू दादू, आप इसे पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ आपसे मिलने। तो बजरंग जी को अभी ये बात सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने नोट पैड ले लिया। तो बजरंग जी ने जब नोट पैड रीड करके मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो तुम दिग्विजय सिंह के पोते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से पता नहीं तुम क्या क्या बातें कर रहे थे हमसे। चलो देरी मत करो, मैं भी तैयार होकर अभी आता हूँ। फाइनली अब शुभ ने राहत की सांस ले ली थी। बजरंग जी भी अभी शुभ के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे और थोड़ी देर के बाद अभी बजरंग जी तैयार होकर हॉल में आए और उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, जिसे देखकर शुभ ने अपने माथे में हाथ मारा और बजरंग जी की पत्नी को देखकर कहा कि दादी, ये धोती तो बाइक पर उड़ जाएगी ना, दादी कहिए पैजामा पहन लेंगे प्लीज़। तो दादी अभी बजरंग जी के पास जाती हैं। तो बजरंग जी की पत्नी ने शुभ के सामने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बजरंग जी को लेकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बजरंग जी एक कुर्ता पैजामा पहनकर बाहर आ गए। तो शुभ ने कहा कि चलें दादाजी। तो बजरंग जी और शुभ अभी दोनों ही बाइक के पास आ गए थे। बजरंग जी ने कहा कि तुम मुझे इस जहाज में लेकर जाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं इस पर नहीं बैठूंगा, नहीं तो मैं गिर ही जाऊंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इस जहाज से, बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं गिर जाऊंगा तो हड्डी पसली टूट गई तो शुभ ने अपना सिर खुजाते हुए खुद ही में ही बड़बड़ाया, आपको अपनी बाइक पर बैठाकर मुझे भी खुद डर लग रहा है, कहीं आप सच में ना गिर जाएं और आपको उल्टा मुझसे डर लग रहा है, कैसे समझाऊं मैं इन्हें। तो शुभ ने अभी थोड़ा तेज से कहा कि दादू आप यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शुभ अभी बजरंग जी के घर के अंदर चला गया और उनकी पत्नी से जाकर बोला कि वो धोती मुझे दे दीजिए। तो पहले तो अभी बजरंग जी की पत्नी ने शुभ को हैरानी से देखा और फिर ऐसे माना कि जैसे वो पूछना चाह रही हो कि वो धोती क्यों चाहता है। फिर अगले ही पल बजरंग जी की धोती उठाकर वो शुभ
शुभ के हाथों में रख देती हैं। तो शुभ ने अभी धोती जल्दी से पकड़ी और घर के बाहर आ गया। 6 बज गए थे और दादाजी, शुभ, निहाल तीनों ही अभी उस बड़ी सी मशीन को निहार रहे थे। तो दादाजी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है रुद्र, ये मशीन मैं अकेले ठीक कर लूँगा? तो रुद्र ने कहा कि दादाजी गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस वक्त गुस्सा करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो आप बाद में भी कर लेना। अगर ये मशीन ठीक नहीं हुई ना तो हमें करोड़ों का नुकसान होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी कंपनी डूब जाए। मैंने धर्मचंद्र दादू को बुलाया है, नील धर्मचंद्र दादू को लेने गया है, वो जल्द ही आएंगे। तो प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल ही कीजिएगा, वरना मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। इस वक्त मैं नुकसान झेलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दिग्विजय सिंह ने अभी गुस्से में रुद्र को देखा और फिर अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, अपने दादू को धमकी दे रहे हो तुम? तो रुद्र ने अपनी दोनों उंगलियां अपने माथे पर रखी और बोला कि धमकी नहीं दे रहा हूँ दादू, वार्न कर रहा हूँ आपको। प्लीज़ धर्मचंद्र दादू को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल में ही रखिएगा, उनसे कोई भी उल्टी सीधी बात मत करिएगा। तो रुद्र ने भी इतना कहा और वो मशीन की बैक साइड पर चला गया। तो निहाल ने अभी दादाजी को देखकर कहा कि वार्न का मतलब धमकी ही तो होता है दादू, न जाने ये क्या समझता है अपने आप को। तो दादाजी ने अभी निहाल को देखा और अपनी सुलगती हुई आंखों से कहा कि तुम मुझे मतलब मत बताओ, समझे? जाकर अपना काम करो। थोड़ी देर में ही अभी नील धर्मचंद्र दादू को लेकर पहुंच गया था। तो धर्मचंद्र जी को देखकर अभी दिग्विजय सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो अपने मन में बड़बड़ाने लगते हैं। तभी धर्मचंद्र जी की कम दिखाई देता था, इसीलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह को सही से देखा ही नहीं था। तो नील ने अभी सिचुएशन को समझते हुए धर्मचंद्र जी को मशीनों के पास लेकर कहा कि अंकल जी, ये है वो मशीन जो खराब हो गई है। तो धर्मचंद्र जी ने अभी फिर से अपना रुमाल निकाला और अपना चश्मा साफ करके उसे पहनकर उस मशीन को देखकर बोला कि ये मशीन ठीक करनी है क्या? मैं अकेला कर पाऊंगा इसे संजय, मुझसे अकेले तो ये मशीन कभी भी ठीक नहीं होगी। अब इन हाथों में वो दम कहाँ? तो नील ने अभी अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा कि अंकल जी, पापा और बजरंग अंकल भी आपकी हेल्प करेंगे ना, आपको अकेले इसे ठीक नहीं करना है, आप तीनों मिलकर बस हमें इंस्ट्रक्शंस देना, बाकी मशीनें मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। आपको कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमें बताते जाइएगा कि क्या करना है। तभी धर्मचंद्र जी ने हंसते हुए कहा कि संजय, तुम्हारे पापा मेरे साथ काम भी करेंगे क्या? मुझे देखकर तो उनकी माथे पर सिलवटें आ जाती हैं, उनके गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं, पता नहीं सारी जिंदगी इतना गुस्सा करके कहाँ ही जाएगा वो। नील ने भी दादाजी की तरफ हाथ जोड़कर देखा और फिर धर्म जी से कहा कि अंकल जी, इस बार माथे पर सिलवटें नहीं आएंगी और ना ही वो गुस्सा करेंगे, वो तो आपके साथ पूरा ऑपरेट करेंगे और वो अच्छे से काम भी करेंगे आपके साथ। बस आप हमें इंस्ट्रक्शन दे देना मशीन कैसे ठीक करनी है और मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। प्लीज़ दादू, तो आप मशीन ठीक तो कर देंगे ना? तो धर्मचंद्र जी ने अभी हंसकर कहा कि संजय, शेर बूढ़ा हुआ है कि नहीं, शिकार करना नहीं भूला होगा। मुझे तो पता है कि आज भी वो वैसा ही होगा। ये सुनते ही निहाल और नील अभी दोनों के मुंह से निकला कि वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है दादू आपने। तभी धर्मचंद्र जी ने अभी निहाल की बात पर हंस पड़ते हैं और लेकिन दिग्विजय सिंह के माथे पर फिर से अभी सिलमिटे पड़ गई थी और गुस्सा आ गया था। तो धर्मचंद्र जी को देखकर अभी लग रहा था कि वो काफी ज्यादा खुश मिजाज इंसान है। धर्मचंद्र जी ने अभी मशीन को निहार कर देखा तो नील भी अभी रुद्र के पास जाकर बोला कि देखो, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है रुद्र, लेकिन फिर भी धर्म दादू मुझे संजय समझ रहे थे और इसीलिए आसानी से आ गए, इसीलिए मैंने भी जल्दी से इस बात का फायदा उठाया और उन्हें लेकर यहाँ पर आ गया। तो रुद्र ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये शुभ कहाँ पर रह गया, ये अभी तक आया क्यों नहीं? छोटा शेर बोलता ही है कि या फिर कुछ काम भी करेगा, काम तो इसके बस की बिल्कुल भी नहीं है। तो रुद्र और नील अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी शुभ भी अपनी बाइक सीधा फैक्ट्री के अंदर आकर रोकता है। तो सब ने अभी शुभ को देखा तो उनकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई। नील और निहाल तो काफी ज्यादा हंस रहे थे, उन दोनों को बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी क्योंकि शुभ बाइक पर अभी बैठा हुआ था और पीछे बजरंग जी बैठे हुए थे। शुभ ने अपने आप को और बजरंग जी को धोती से अच्छे से बांध कर रखा था, दोनों ही एक दूसरे से बंधे हुए थे ताकि बजरंग दादू
जमीन पर गिर न जाए, इसीलिए शुभ ने अपने साथ ही उन्हें बांध लिया था। तो नील और निहाल को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि शुभ इसी वक्त बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। तो नील ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा कि ये छोटा शेर हमारे घर में कहाँ से आ गया, इसका दिमाग कितना ज्यादा चलता है, वाह कितना जुगाड़ू है ये, और किसी को भी अपने जाल में फंसा ही लेता है, बांध कर ले आया बजरंग दादू को, वाह कितना अच्छा है। तो शुभ ने भी नील को हंसते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहा कि भैया हंस क्यों रहे हो आप, यहाँ आकर इस धोती को गांठ खोल तो दो जरा, तभी तो मैं और बजरंग दादू बाइक से नीचे उतर पाएंगे। तभी शुभ की नजर अभी दादू पर पड़ती है और उसने कहा कि अरे वाह, मिस्टर दिग्विजय सिंह भी आ गए यहाँ पर, अरे मेरा मतलब है संजय के पिताजी भी आ गए यहाँ पर, अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मतलब दादाजी भी आ गए यहाँ पर। शुभ का तो दिमाग अभी काम ही नहीं कर रहा था। शुभ ने भी जब धर्मचंद्र जी को नोटिस किया तो हंसकर बोला कि अरे वाह, जब बैठेंगे तो 3 यार, मैं आप और बैग पियर सोडा, वाह कितना अच्छा रहेगा। अब तक नील शुभ की गांठ खोलने में लगा हुआ था। शुभ की बात सुनकर नील ने भी अभी शुभ के सिर पर हाथ मार कर कहा कि अबे चुप हो जा, दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, तो अपनी तीसरी आंख खोल देंगे ना तो अभी तू भस्म हो जाएगा यहीं पर। तो नील ने भी शुभ के धोती को खोल दिया था और बजरंग जी को देखकर कहा कि उतर जाइए दादू। तो बजरंग जी ने अभी शुभ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था गिरने की डर से, तो बजरंग जी ने अभी पूरे रास्ते शुभ को ऐसे ही कसकर पकड़ा हुआ था कि वो गिर ना जाए। तो नील ने भी धीरे से शुभ के कान में कहा कि ये तो गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा टाइटली पकड़ कर बैठे हैं तुझे, ऐसा लगता है कि जैसे तुझसे ही शादी करके मानेंगे। वैसे तेरी नई गर्लफ्रेंड मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। तो शुभ ने अभी थोड़ा हैरानी से नील को देखा और फिर इरिटेट होकर कहा कि यार यार आप बड़े हो तो भी कुछ कहोगे क्या, मैं भी तो कुछ कह सकता हूँ। तो शुभ ने भी अभी बजरंग जी से कहा कि दादू पूरे रास्ते तो मुझे आप ऐसे ही पकड़ कर आए हो, अब तो छोड़ दीजिए प्लीज, बाइक रोक दी है मैंने, अब गिरेंगे नहीं आप, अब उतरिए दादू। लेकिन बजरंग जी अब तक नहीं उतरते हैं। तो शुभ ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहा कि यार क्या मुसीबत क्या है इनकी। नील निहाल भी अभी बजरंग जी को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगे थे। तो आखिर अभी बजरंग जी बाइक से उतर क्यों नहीं रहे हैं। तभी शुभ का ध्यान गया कि बजरंग जी को तो कम सुनाई देता है। तो शुभ ने अभी थोड़ा तेज आवाज में कहा कि बजरंग अपनी शक्ति पहचानो, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर बजरंग जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो जल्दी से बाइक से नीचे उतर गए। तो नील निहाल का तो अभी हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। तो नील ने अभी शुभ के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि क्या बात है, क्या बात है यार। ये सुनते ही बजरंग दादू के शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई कि वो फटाफट अभी बाइक से खुद उतर गए। आई प्राउड ऑफ यू छोटे शेर। तो रुद्र ने अभी नील और निहाल शुभ को घूर कर देखा और बोला कि अगर तुम तीनों का दांत फाड़ना हो गया हो तो जल्दी से अब मशीन पर ध्यान दे दो। तो तीनों ने ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी बाजू फोल्ड करने लगे। तो रुद्र ने भी शुभ को देखकर कहा कि जितने भी वर्कर हैं सबको यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ और हाँ सबसे कह देना कि आज उनकी नाइट शिफ्ट भी है। तभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि रुद्र वर्कर्स तो यहाँ मशीन ठीक नहीं होगी ना, इस मशीन को ठीक करने के लिए टॉप लेवल के इंजीनियर चाहिए। तो रुद्र ने कहा तो मैं इंजीनियर भी अरेंज कर दूंगा दादू। धर्मचंद्र जी ने कहा कि रुद्र इंजीनियर अरेंज करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम सब मिलकर ही इस मशीन को ठीक कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि अगर हम सब मिलकर 8 से 10 घंटे भी काम कर लेते हैं तो इस मशीन को खुद ही ठीक कर लेंगे, किसी भी इंजीनियर का अरेंज करना जरूरी नहीं होगा। तो नील बोलता है कि धर्मचंद्र अंकल जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल भी हम इंजीनियर को वेट नहीं कर सकते, काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, क्यों ना हम ही मिलकर मशीन को ठीक करने लग जाए। तो रुद्र तो अभी पहले ही टॉप लेवल का इंजीनियर था, तो लेकिन निहाल और नील को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी मशीन ठीक करने में। तो धर्मचंद्र जी के साथ अभी नील काम कर रहा था क्योंकि धर्मचंद्र जी उसे संजय समझते थे। तो बजरंग जी के साथ अभी शुभ और निहाल दिग्विजय सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए सबने अभी रुद्र को ही उनके साथ काम करने के लिए कहा था और फिर रुद्र ने हाँ भी कर दी थी क्योंकि वो जानता था कि अगर दादाजी का गुस्सा कोई संभाल सकता है तो सिर्फ वो ही है, इसीलिए उसने दादाजी के साथ काम करने के लिए हामी भर दी थी। धर्मचंद्र
जी और नील बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। दोनों के हाथ काले हो गए थे और दोनों बहुत मगन के साथ उस मशीन को देखकर ठीक कर रहे थे। मशीन बहुत बड़ी थी। मशीन के दूसरे सिर पर बजरंग, निहाल और शुभ काम कर रहे थे। तभी बजरंग जी ने निहाल को देखकर कहा कि मुझे प्लास लाकर दो। तो निहाल ने भी पास पड़े हुए सामान में से पेचकस लाकर बजरंग जी के हाथ में रख दिया। तो पेचकस देखकर बजरंग जी ने हैरानी से निहाल को देखने लगते हैं और फिर शुभ को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। तो शुभ ने हंसते हुए कहा कि जीजू ये ना पेचकस है, प्लास नहीं है। तो निहाल के चेहरे पर भी अब एक स्माइल आ गई थी। तो निहाल बोला कि अच्छा, प्लास और पेचकस अलग अलग होते हैं क्या? तो शुभ ने भी हंसते हुए कहा कि जीजू नव्या के ख्यालों से बाहर आइए, ध्यान लगाइए, यहाँ पर ये मशीन ठीक करनी है हमें, नव्या को नहीं लाना है। तो निहाल ने भी अभी आंखें छोटी करके कहा कि छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझा, हिसाब तो मैं तेरा आज ही बराबर करके रहूंगा। तो शुभ ने भी थोड़ी तेज आवाज में कहा ताकि वहां सब सुन लेना, दादाजी नव्या ने ये कैसा जमाई ढूंढ लिया है, इसे तो प्लास और पेचकस में भी अंतर नहीं पाता है, अब क्या करेंगे? तो शुभ की बात सुनते ही अभी सब हंसने लगते हैं। तो नील भी कहाँ कम था, तो उसे भी अभी निहाल की टांग खींचने का मौका मिल गया था। तो नील ने भी अभी धर्मचंद जी के साथ नट बोल्ट कसते हुए कहा कि शुभ अब ढूंढ लिया है तो क्या ही कर सकते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। तो निहाल ने भी अभी मन ही मन सोच लिया था कि शुभ और नील तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। करीब 4 घंटे काम करने के बाद बजरंग जी काफी ज्यादा थकने लगे थे और वो एक स्टूल पर जाकर बैठ गए। तो शुभ अभी निहाल समझ रहे थे कि बजरंग जी बूढ़े हैं और उनसे अब ज़्यादा देर तक काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने बजरंग जी को थोड़ा सा रेस्ट करने दिया। करीब आधे घंटे बाद फिर भी बजरंग जी अपनी चेयर से नहीं उठते हैं। तो शुभ ने अभी फिर से बोला कि अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। ये सुनते ही अभी बजरंग जी के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई थी और वो जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर फिर से मशीन ठीक करने के लिए चले जाते हैं। निहाल ने तो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शुभ को सैल्यूट ही मार दिया था, क्योंकि निहाल को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऐसे शुभ का बीच बीच में बजरंग को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का पार्ट, आपको प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज की कहानी में बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट थे। आपको कौन सा मोमेंट और किसका मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कहानी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। कहानी में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, आपको ये चीज़ें इंटरेस्ट देती रहें।